जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो ये हमारी लोक प्रशासन की सेकंड क्लास है। हमने आरएएस मेंस के लिए कोविड स्टार्ट किया है। तो हमारा टारगेट है कि आरएएस प्रीलिम्स का नोटिफ़िकेशन आने से पहले हम आरएएस मेंस की लगभग सारी सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हों। तो कल हमने सिलेबस के बारे में बात की थी, कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, कुछ जनरल टर्म्स को जाना था लोक प्रशासन के बारे में। तो पहले हम उनको रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार 2-3 मिनट का समय लेके। उसके बाद हम चलेंगे सीधे अपने आज के टॉपिक लोक प्रशासन पे। कल हमने प्रशासन तक कंप्लीट कर चुके थे हम। उसके बाद आज है हमारा लोक प्रशासन। तो उससे पहले 2 मिनट केवल रिवाइज करेंगे। मैंने आपको बताया कि एक शब्द होता है शासन, एक होता है प्रशासन और एक होता है लोक प्रशासन। ये 3 शब्द मैंने आपको बताए। शासन का अर्थ हम सरकार से ले सकते हैं। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि सरकार और शासन में क्या फ़र्क होता है, आप एक बार सोचना। तो सरकार जो होती है वो चुनी हुई होती है, इलेक्टेड होती है। बस यही मेनली डिफरेंस होता है। बाकी हम दोनों के लिए चेंज कर सकते हैं, शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। तो सरकार का अर्थ होता है शासन से, वो जो नीतियों का निर्माण करता है। नीति क्या होते हैं? दिशा निर्देश होते हैं, इनके बारे में मैंने कल आपको बताया था। उसके बाद प्रशासन क्या होता है? प्रशासन होता है जो नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। फिर आया लोक प्रशासन। प्रशासन के मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए, कौन कौन से? एक वो जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है, उसको हम कहते हैं निजी प्रशासन। एक वो जो सेवा करने के उद्देश्य से काम करता है, उसको हम कहते हैं लोक प्रशासन। यहाँ लोक का अर्थ क्या है? पहले मैंने बताया कि शुरुआती दौर में लोक से अर्थ लिया जाता था जनता, लेकिन अब लोक से अर्थ लिया जाता है सरकार, अर्थात सरकार का प्रशासन। इसके बाद हमने कुछ परिभाषाएं देखी, जिनमें हर्बर्ट साइमन की परिभाषा देखी हमने। हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं कि प्रशासन जो है वो एक सामूहिक गतिविधि है, कैसी? सहयोगात्मक रूप से की गई। किसके लिए? एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो ये 3 की टर्म मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी? समान उद्देश्य, सामूहिक प्रयास और सहयोगात्मक गतिविधि। हर्बर्ट साइमन में आपको ये 3 याद रखनी है। उसके बाद प्रिफनर प्रेथस, इन्होंने क्या कहा कि हाँ, बात करते हैं एल्डिवाइड की। एल्डिवाइड ने क्या कहा कि बहुत से व्यक्तियों को निश्चित उद्देश्य के लिए, देखिए, निश्चित उद्देश्य या टारगेट हम अपनी हर डेफिनेशन में रखेंगे। उसके बाद प्रयास या गतिविधि हम हर डेफिनेशन में रखेंगे। प्रयास भी कैसा? सामूहिक। और उनको प्राप्त करने के लिए की गई क्रिया है, क्या है? प्रशासन। तो बहुत से व्यक्तियों का निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्देशन मतलब डायरेक्शन, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग। तो ये 3 कीवर्ड्स किसने दिए? एल डी वाइट ने। हर व्यक्ति ने अपनी अलग अलग नजरिए से अलग अलग परिभाषा इसकी प्रशासन की दी। उसके बाद मैंने कहा था आपको कि लूथर गुलिक की परिभाषा पे हमें ज्यादा फोकस करना है। लूथर गुलिक ने क्या कहा कि कार्यों को करवाना, करना नहीं, कार्यों को करवाना क्या है? प्रशासन है। तो इसके बाद हम आए थे अपने अगले इस पे इससे पहले आपको परिभाषा याद रखनी है केवल साइमन की, बाकी याद हो अच्छी बात है। लूथर गुलिक की याद कीजिए कि सुपरिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करवाना क्या है? प्रशासन है। लेकिन साइमन की आप याद रखिए। देखिए, मैं आपको याद करने के लिए एक ट्रिक या जो भी कहिए इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप। देखिए, साइमन एस, साइमन सामूहिक प्रयास, सहयोगात्मक गतिविधि और समान उद्देश्य। तो क्या साइमन ने क्या कहा कि प्रशासन जो है वो एक सामूहिक प्रयास है। कैसी है? सामूहिक गतिविधि है। किसके लिए? समान उद्देश्य के लिए। समान उद्देश्य के लिए लोगों द्वारा सामूहिक रूप से की गई सामूहिक गतिविधियां क्या है? प्रशासन है। ये किसने कहा? साइमन ने। तो ये हमने कल जितना पढ़ा उसके बारे में। और हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक लोक प्रशासन। आज से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि लोक प्रशासन में लोक का अर्थ क्या होता है? लोक का अर्थ होता है सरकार। लोक का अर्थ होता है सरकार। उसके बाद प्रशासन के बारे में हम विस्तृत रूप से बात कर चुके हैं पीछे। तो लोक प्रशासन में लोक का अर्थ है सरकार या जनता। दोनों अर्थ सही है, लेकिन वर्तमान समय में हम क्या प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं गवर्नमेंट या सरकार। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि इस टॉपिक में हमें लोक प्रशासन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन की परिभाषा।
एक जनरल सी परिभाषा हम बनाने की ट्राई करेंगे। ये लोक का अर्थ है सरकार, प्रशासन का मतलब है कि नीतियों का निर्माण करने वाला और नीतियों को लागू करने वाला। तो सरकार के ऐसे प्रयास जिनके माध्यम से वो नीतियों को लागू करती है उसको हम क्या कहेंगे, लोक प्रशासन कहेंगे। तो ये जनरल सी परिभाषा थी, लेकिन फिर उसके बाद हम कुछ विद्वानों की परिभाषाएं देखेंगे। इसके बाद उन परिभाषाओं से हम कुछ निष्कर्षों पे पहुंचेंगे। उन निष्कर्षों को फिर हम आगे अलग अलग तरीकों से देखेंगे, क्योंकि हर परिभाषा अपने आप में एक आपको नजरिया देके जाएगी। उस नजरिए को फिर हम आगे ब्रॉड रूप से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये पढ़ना है। फिर उसके बाद लोक प्रशासन की हम पढ़ेंगे क्या विशेषताएं। जैसे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आप प्रशासन की विशेषताएं लिखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे आपको परिभाषा लिखनी है तो आपको फिक्स एक पैटर्न यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपको विशेषताएं लिखनी है तो आप अपने नजरिए से उसको लिख सकते हैं। उसको आंसर राइटिंग के लिए आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, मैं उसको चेक कर सकता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनसे आप आंसर राइटिंग में सुधार कर सकते हैं। तो देखिए, लोक प्रशासन में लोक का अर्थ सरकार, प्रशासन हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। इसकी परिभाषाएं देखेंगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार, उनके कुछ निष्कर्ष निकालेंगे हम। उन निष्कर्षों को फिर हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वुडरो विल्सन की। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। जब लोक प्रशासन विषय एक विषय के रूप में जन्म ले रहा था तो उसमें बहुत बड़ा योगदान किसका है, वुडरो विल्सन का। ये हम आगे पढ़ेंगे। जब हम लोक प्रशासन एक विषय के रूप में पढ़ेंगे तो उसमें हम वुडरो विल्सन पढ़ेंगे, हर्बर्ट साइमन पढ़ेंगे, लूथर गुलिक पढ़ेंगे। जितने भी हम परिभाषाएं पीछे जिनके विद्वानों की पढ़ के आए हैं उनको हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा मैं क्या करूँगा, एक आधा घंटे की या 1 घंटे की एक आपको वीडियो दूंगा। उसमें केवल एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के बारे में हम बात करेंगे। उनकी जो मेनली थ्योरीज हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, संगठन के जो सिद्धांत दिए उन्होंने, या उन्होंने क्या क्या मेनली उनका योगदान लोक प्रशासन में रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे आपको क्या एक समझ विकसित होगी इस चीज़ की कि किसका क्या योगदान है, कौन सा सिद्धांत कहाँ से आया। क्योंकि आगे हमारा एक पूरा टॉपिक है संगठन के सिद्धांत। जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो कनेक्ट नहीं होता उतने अच्छे से, कि क्योंकि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स जो टॉपिक है वो हटा दिया है, लेकिन उसकी ज़रूरत है अभी। तो मैं आपके लिए वो वीडियो डालूंगा, तो आपको वो वीडियो देखनी है। तो चलिए बात करते हैं हम किसकी, वुडरो विल्सन की। वुडरो विल्सन ने क्या कहा, हम परिभाषाएं देख रहे हैं किसकी, लोक प्रशासन की। प्रशासन की हम देख चुके। अब देखिए, वुडरो विल्सन ने कहा कि लोग विधि कहिए उसको या कानून कहिए, इसको क्रमबद्ध रूप से आपको की टर्म्स पे फोकस करना है। क्रमबद्ध रूप से क्या करना, क्रियान्वित करना, क्या कहलाता है, लोक प्रशासन। लोक क्या कहा वुडरो विल्सन ने कि जब कानूनों का जो निर्माण किया जाता है उनको क्रमबद्ध और एकदम व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करना किसकी कैटेगरी में आता है, लोक प्रशासन की कैटेगरी में। इसके बाद आते हैं हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन की प्रशासन की परिभाषा में हमने क्या 4 S याद रखे। कौन कौन से, सामूहिक प्रयास, एक हर्बर्ट साइमन का नाम, समान उद्देश्य और गतिविधि, सामूहिक गतिविधियां। अब बात करते हैं हम किसकी, हर्बर्ट साइमन की। हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा कि साधारण अर्थ में ये परिभाषाएं आपको अगर हो सके तो 2 लाइन की परिभाषाएं, इनको एग्जैक्टली जिस तरीके से है उस तरीके से याद करने का ट्राई कीजिए। अगर होती है तो, नहीं हो तो अपने तरीके से इनको याद करने का ट्राई कीजिए और उसी तरीके से उनको यूज करना सीखिए। साधारण अर्थ में प्रशासन क्या है, उन क्रियाओं से है जो किसको द्वारा की जाती है, कार्यपालिका शाखा द्वारा। यहाँ आपको रुकना है, थोड़ा सोचना है। कार्यपालिका शाखा द्वारा। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम एक चीज पढ़ते हैं, इस सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका, के अलावा न्यायपालिका। हर्बर्ट साइमन क्या कह रहे हैं कि
प्रशासन सॉरी उन क्रियाओं को कहा जाता है जो कौन करता है, कार्यपालिका शाखा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि बाकी बची हुई 2 शाखाओं का क्या। तो देखिए यहां से हमें एक नई समझ विकसित करनी है, क्या कि लोक प्रशासन में 2 तरह के थिंकर्स होते हैं। एक वो जो किसी एक शाखा से लोक प्रशासन को जोड़ते हैं, तो ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ही संकुचित सा अर्थ है ना। तो ऐसे थिंकर्स को क्या कहा जाता है, या ऐसी जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, संकुचित क्षेत्र। तो फिर दूसरा बचा कौन सा, ऐसे थिंकर्स जो लोक प्रशासन को तीनों शाखाओं का कार्य मानते हैं, या प्रशासन के जो प्रत्येक संगठन की जो प्रत्येक गतिविधि है उसको लोक प्रशासन के अंदर रखते हैं। तो ये विस्तृत अर्थ है। तो ये कौन सा क्षेत्र हुआ लोक प्रशासन का, विस्तृत क्षेत्र। आगे हम जब लोक प्रशासन का क्षेत्र पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, और तब आपको याद आना चाहिए हर्बर्ट साइमन की परिभाषा। तो वुडरो विल्सन ने क्या कहा कि कानून को क्रमबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना क्या है, लोक प्रशासन। हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा कि उन क्रियाओं का नाम लोक प्रशासन है जो किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारों की जो कार्यपालिका शाखा है उनके द्वारा किए जाते हैं। तो ये कैसा अर्थ है, एक संकुचित अर्थ है लोक प्रशासन का, जो आगे हम लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में देखेंगे। उसके बाद अगला है अपना, देखिए कुछ परिभाषाएं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लूथर गुलिक, मैंने आपको प्रशासन की परिभाषा जब बताई थी तब मैंने आपसे कहा था कि लूथर गुलिक की परिभाषा अच्छे से याद रखनी है। क्यों? क्योंकि लूथर गुलिक भी जैसे साइमन की परिभाषा से हमने एक निष्कर्ष निकाला क्या कि 2 तरीके के थिंकर्स हैं, जो एक तो वो जो लोक प्रशासन के क्षेत्र को संकुचित कर रहे हैं, एक वो जो लोक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तृत कर रहे हैं। इसी तरीके से अब देखिए लूथर गुलिक की परिभाषा देखिए, लूथर गुलिक कहते हैं कि प्रशासनिक विज्ञान की वह शाखा, प्रशासनिक विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध किससे है, कार्यपालिका शाखा से। सेम परिभाषा किस जैसी, हर्बर्ट साइमन जैसी। तो लूथर गुलिक भी कैसे थिंकर हुए, संकुचित क्षेत्र वाले थिंकर। तो 2 नाम याद किए हमने, कौन से, लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन। इनको किससे कनेक्ट करेंगे, संकुचित क्षेत्र से। अब इसके बाद एक परिभाषा आपको याद हो नहीं हो, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझाना चाह रहा हूँ कि जो संकुचित क्षेत्र है उसमें आपको 2 नाम याद रखने हैं, लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन। इनका यूज करना है जब आप आंसर राइटिंग करें, जब आप आंसर लिखें संकुचित क्षेत्र से। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें एग्जाम्पल के रूप में आपको या सपोर्टर के रूप में आपको हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक का नाम लिखना है। अब इसके बाद अगले हैं अपने कौन, ड्वाइट वाल्डो। ड्वाइट वाल्डो ये क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो क्या है, प्रबंधन की कला और क्या है, विज्ञान। लोक प्रशासन क्या है, प्रबंधन की कला है और क्या है, विज्ञान है। तो यहां से एक नया नजरिया उत्पन्न हुआ क्या हमारे लिए कि कला और विज्ञान का क्या अर्थ है। देखिए लोक प्रशासन कला है या लोक प्रशासन विज्ञान है, ये प्रश्न किससे संबंधित है, ये प्रश्न संबंधित है लोक प्रशासन की प्रकृति से। अगर कोई सब्जेक्ट कला के रूप में व्यवस्थित रहती है या किसी सामाजिक विज्ञान के रूप में रहती है तो उसको उतनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है जब तक कि उसको हर सब्जेक्ट ट्राई करती है कि उसको विज्ञान बनाया जाए। विज्ञान का अर्थ है कि जिसके कुछ निश्चित क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जाते हैं जिनसे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि अगर मैं कोई चीज़ यहाँ से गिराता हूँ तो आप कहोगे, यहाँ से छोड़ता हूँ तो आप कहोगे कि वो नीचे गिरेगी। क्यों गिरेगी, क्योंकि ग्रेविटी है। ये कहाँ से पता लगा हमें, विज्ञान का एक सिद्धांत है क्या, गुरुत्वाकर्षण। तो इस तरीके से विज्ञान के अंदर कुछ सिद्धांत होते हैं फिक्स, लेकिन कला के अंदर क्या कोई ऐसा सिद्धांत होता है, नहीं, कला सीखी जाती है। क्या क्या ग्रेविटी का सिद्धांत हर जगह सेम तरीके से लागू होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप
कहीं राजस्थान में कोई पत्थर छोड़ते हैं वो भी नीचे जाएगा, कहीं अमेरिका में जाके छोड़ते हैं वो भी नीचे जाएगा। लेकिन क्या कला हर जगह या हर व्यक्ति में समान रूप से कार्य करती है? नहीं। हो सकता है कि कोई कलाकार अच्छा हो, कोई कलाकार कम अच्छा हो, लेकिन ग्रेविटी ज़्यादा या कम या अच्छी या बेकार हो सकती है क्या? नहीं। तो यहाँ मैं आपको क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ सिद्धांत फिक्स होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? विषय से संबंधित होते हैं। अगर वो सिद्धांत किसी विषय के पास है तो ऐसे विषय को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। तो हर विषय कोशिश करता है कि उसको विज्ञान की श्रेणी में रखा जाए। उसके जो थिंकर्स हैं वो ट्राई करते हैं उस विषय को विज्ञान बनाने का, विज्ञान का दर्जा दिलवाने का। तो ड्वाइट वार्लो क्या कह रहे हैं कि लोक प्रशासन जो है प्रबंध की तो कला है और विज्ञान है जिसे राज्य लागू करता है, राज्य लागू करता है। तो अब तक आपने क्या पढ़ा? लोक प्रशासन की परिभाषा किसके अनुसार? सबसे पहले हमने पढ़ी हर्बर्ट क्या नाम है, वुड्रो विल्सन के अनुसार। वुड्रो विल्सन ने क्या कहा कि कानून को या विधि को क्रियान्वित करना उचित ढंग से क्या कहलाता है? लोक प्रशासन। उसके बाद हम आए हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने एक संकुचित परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? कि लोक प्रशासन राज्य की कार्यपालिका शाखा से संबंधित। यही सेम परिभाषा किसने दी? लूथर गुलिक ने। देखिए लूथर गुलिक की परिभाषा में भी उन्होंने क्या कहने का ट्राई किया है? प्रशासन को विज्ञान कहने का ट्राई किया है। तो आगे हमें एक टॉपिक पढ़ेंगे कि प्रशासन विज्ञान है या प्रशासन कला है। तो वहां भी आपको लूथर गुलिक याद आनी चाहिए कि लूथर गुलिक ने क्या कहा था कि प्रशासनिक विज्ञान है। देखिए अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। मुझे लग रहा है ये आपके समझ में आया होगा। लूथर गुलिक क्या परिभाषा दी? ये क्या है? प्रशासनिक विज्ञान है, प्रशासनिक विज्ञान है। तो यहां से हमने कौन से दो चित्रों को जानने का ट्राई किया कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान? या फिर यहां मान लीजिए ड्वाइट वाल्डो ने क्या कहा था? ड्वाइट वाल्डो ने कहा कि प्रबंधन की कला अथवा विज्ञान क्या है? लोक प्रशासन। प्रबंधन की कला या विज्ञान क्या है? लोक प्रशासन। अब हम जानेंगे कि कला और विज्ञान किस तरीके से है। और यहाँ आप लिख लीजिए लूथर गुलिक ने क्या कहा था कि प्रशासनिक विज्ञान की वो शाखा जो कार्यपालिका से संबंधित होती है। तो यहाँ हम एक संकुचित और विस्तृत वाला अर्थ ले लेते हैं। लूथर गुलिक की परिभाषा से हम एक अर्थ क्या ले लेते हैं? संकुचित और विस्तृत। तो ये हुई हमारी किस क्या? लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति हम कितने तरीके से पढ़ेंगे? दो तरीके से। यहाँ आपको नाम मेंशन नहीं करना है, ये नाम मैंने केवल आपको परिभाषा याद दिलवाने के लिए यहाँ रखा है। ये नाम आपको मेंशन नहीं करना। क्वेश्चन सीधा आएगा कि लोक प्रशासन की प्रकृति को समझाइए, अथवा लोक प्रशासन की जो संकुचित प्रकृति है उसको समझाइए, अथवा लोक प्रशासन की जो विस्तृत प्रकृति है उसको समझाइए, या लोक प्रशासन की संकुचित और विस्तृत प्रकृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये मैं आपको 2-2, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। या फिर लोक प्रशासन कला है, समझाइए। या अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लोक प्रशासन विज्ञान है, समझाइए। अब देखिए इनके बारे में हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन क्या है? कला है या विज्ञान है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे किसकी? संकुचित और विस्तृत प्रकृति। ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी ले सकते हैं आप कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो संकुचित है या विस्तृत है। लेकिन प्रकृति के लिए हम संकुचित वाले जो थिंकर्स हैं उनके लिए हम एक शब्द उपयोग करते हैं। उसको क्या कहा जाता है? को कहा जाता है एक सेकंड, विस्तृत वाले को कहा जाता है एकीकृत और संकुचित वाले को कहा जाता है प्रबंधकीय। अभी मैं समझाता हूँ आपको इनका। प्रबंधकीय ये लगभग सेम। जैसे एकीकृत अथवा विस्तृत का अर्थ क्या है? कि मान लीजिए कि कोई संगठन है, संगठन में अलग अलग तरह की क्रियाएं होती हैं। कुछ वित्त से संबंधित होती हैं, तकनीकी से संबंधित होती हैं, कुछ बाबू होते हैं एलडीसी, कुछ यूडीसी होते हैं, कोई हायर लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं। अब प्रशासन किसको कहा जाए? क्या बाबू या एलडीसी या यूडीसी कोई कार्य कर रहा है वो प्रशासन में आएगा क्या? या फिर जो वित्त से संबंधित कार्य कर रहा है वो प्रशासन में आएगा क्या? या जो मैनेजिंग लेवल के जो अधिकारी हैं वो कार्य कर रहे हैं वो प्रशासन में आएंगे क्या? तो प्रशासन हमने कह दिया कि प्रशासन गतिविधियां हैं, लेकिन किसकी गतिविधि? तो यहाँ से एक दो नजरिए डेवलप होते हैं अपने। किसकी गतिविधि?
या तो हो सकता है कि प्रशासन हायर लेवल वाले अधिकारियों की गतिविधि कोई माने कि केवल जो डिसीजन मेकर हैं वही प्रशासन का हिस्सा है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मुख्य सचिव होता है सबसे ऊपर किसी राज्य में, और नीचे कलेक्टर, और फिर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे पटवारी, वीडीओ या पीएससी के अधिकारी या सीएचसी के अधिकारी, वो तो किसको माना जाए प्रशासन का हिस्सा? मुख्य सचिव को माना जाए, कलेक्टर को माना जाए, या जो ग्राउंड लेवल वाले अधिकारी हैं उनको माना जाए? कुछ तो कहते हैं कि जो मैनेजिंग या प्रबंधकीय स्तर के जो अधिकारी हैं, जो प्रबंधन में निर्णय लेते हैं, केवल वही प्रशासन का हिस्सा है। तो इससे आपको एक संकुचित क्षेत्र की वो आ रही होगी आवाज हो रहा होगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि केवल जो प्रबंधकीय स्तर के लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा किए गए कार्य प्रशासन का हिस्सा होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि नहीं, संगठन में कोई भी अगर कुछ भी काम करता है वो सब प्रशासन का हिस्सा है। तो ये एक विस्तृत परिभाषा हुई लोक प्रशासन की, और ये विस्तृत दायरा हुआ लोक प्रशासन का, विस्तृत क्षेत्र हुआ। तो यहाँ से हमने क्या पता किया कि एकीकृत या विस्तृत का मतलब कि उच्चतम से लेके हायर लेवल से लेके लोअर लेवल तक के सारे जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा की गई क्रिया, जिनमें कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? क्लर्कियल या फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव गतिविधियां, ये सारी गतिविधियां कोई भी हायर लेवल या लोअर लेवल कर्मचारी या अधिकारी करता है तो वो सारा किस में आता है? एकीकृत या विस्तृत लोक प्रशासन का क्षेत्र। अब बात करें इसमें, ये क्या कहते हैं? संकुचित जो क्षेत्र को मानने वाले हैं या प्रबंधकीय प्रकृति को लोक प्रशासन की जो मानते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि केवल हायर लेवल पे जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, सिर्फ वो ही लोक प्रशासन का हिस्सा है। मतलब कि जो केवल क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं, निर्णय को लागू करवाते हैं, स्वयं कोई कार्य नहीं करते, कार्य करवाते हैं। तो आपको लूथर गुलिक की प्रशासन वाली परिभाषा याद आ रही होगी क्या? कि सुपरिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करवाना। तो इसीलिए लूथर गुलिक कैसे थिंकर है? संकुचित प्रकृति को मानने वाले या प्रबंधकीय प्रकृति को मानने वाले थिंकर है। कैसे? कौन से? लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन। तो यहाँ हम दो नाम कौन कौन से लिखेंगे? आपको अर्थ समझ में आया? जैसे ये कोई संगठन है, इस संगठन में अगर कोई हायर लेवल वालों को प्रशासन कह रहा है तो वो कैसा थिंकर है? संकुचित क्षेत्र को मानने वाला या प्रबंधकीय प्रकृति को मानने वाला। अगर कोई कह रहा है कि नहीं, ये पूरी की पूरी क्या है? प्रशासन का, लोक प्रशासन का हिस्सा है, तो वो कैसा है? विस्तृत या एकीकृत प्रकृति को मानने वाला। इनमें नाम मैंने आपको याद करवाए, वापस से नाम याद करने की ट्राई करेंगे। प्रबंधकीय प्रकृति से अगर मैं आपसे कहूं कि कौन शामिल है तो इसमें कौन आएगा? लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन। दो नाम आपने याद किए थे, कौन कौन से? लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन। अब इसके बाद बात करें विस्तृत अर्थ वाली, तो इसमें दो नाम याद करेंगे हम, कौन कौन से? वाइट, एल डी वाइट और डिमॉक। एल डी वाइट और डिमॉक। देखिए, संकुचित वाले में साइमन याद रखेंगे और विस्तृत वाले में वाइट याद रखेंगे। कनेक्ट कीजिए इन चीजों को। संकुचित साइमन और उसके अलावा विस्तृत तो वाइट। नाम आपको याद रखने हैं, नाम आपको यूज करने हैं कि अगर संकुचित और विस्तृत में वो पूछे कि अंतर क्या है। जैसे एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाने का ट्राई करता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन लिखने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन की संकुचित व प्रबंधकीय, संकुचित व विस्तृत क्षेत्र की अवधारणा समझाइए। क्षेत्र की अवधारणा समझाइए। अथवा क्वेश्चन आ जाए कि लोक प्रशासन की प्रबंधकीय और एकीकृत प्रकृति समझाइए। ये मान लीजिए 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आरएस मेंस में आया, इसको हम कैसे लिखेंगे? तरीके से
पहला पॉइंट जो हमें प्रबंधकी में याद आता है क्या, ये उच्चतर अधिकारियों से संबंधित है, उच्चतर लेवल के अधिकारियों से संबंधित। इधर हम क्या लिखेंगे कि उच्चतर से लेके निम्नतम कर्मचारी को शामिल करता है। इसका क्षेत्र क्या है, संकुचित है, ये एक संकुचित अवधारणा है। ये कैसी है, ये एक विस्तृत अवधारणा है, इसका क्षेत्र विस्तृत है। इसके बाद क्या करेंगे, ये कम लोकतांत्रिक है, क्योंकि ये क्या है, हायर लेवल के जो अधिकारी हैं उनको ही केवल उन्हीं के डिसीजंस को शामिल कर रही है। ये क्या है, ये अधिक लोकतांत्रिक प्रकृति है। अब इसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे समर्थक। और यहाँ क्या लिखेंगे, इसके समर्थक। ठीक है, एकीकृत में हम क्या लिखेंगे, समर्थक मैंने आपको बताया कौन से, व्हाइट और डिमॉक, दो नाम लिखेंगे हम। यहाँ हम क्या लिखेंगे, कुलिक लिखेंगे, साइमन लिखेंगे। ये तो क्या समझ में आया आपको कि जब भी हम कोई क्वेश्चन इस प्रकार का लिखेंगे जहां हमें किसी थिंकर का नाम डालने का मौका मिलता है तो हम जरूर डालेंगे। तो इसीलिए मैं आपको इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये पहला चैप्टर, आप इसमें कम से कम नाम याद रखेंगे, यही नाम आपको आगे परेशान नहीं करेंगे। अभी आप केवल उन पे परिभाषाओं पे और उन पे फोकस करेंगे तो ये नाम आपको बाद में परेशान करेंगे, कन्फ्यूजन बाद में क्रिएट होगा कि किसने क्या कहा, कौन कैसा थिंकर है। उसके बाद कहाँ पहुंचे थे हम, लोक प्रशासन का क्षेत्र और प्रकृति। अब आते हैं हम लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में। और देखिए प्रकृति के बारे में मैं आपको बता चुका है क्या, कि हम दो तरीके से अध्ययन करें, क्या क्या, एक तो एकीकृत और प्रबंधकी। एकीकृत प्रकृति हो सकती है या प्रबंधकी हो सकती है, इनके अर्थ में आपको समझा चुका, प्रबंधकीय। दूसरी कला या विज्ञान, कला या विज्ञान। अगर क्वेश्चन आता है कि लोक प्रशासन की प्रकृति समझाइए तो आप दोनों उन पे नजरियों पे समझाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि लोक प्रशासन की एकीकृत या प्रबंधकी प्रकृति समझाइए तो आप इनका अंतर समझाएंगे। क्वेश्चन आता है कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है या दोनों है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस चीज को समझाएंगे। अब बात करते हैं कला और विज्ञान के बारे में, कला और विज्ञान। एकीकृत मैं बता चुका आपको, प्रबंध की प्रकृति में आपको बता चुका। अगला है अपना कला या विज्ञान। अब इनके बारे में बात करते हैं। कला में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, आप जनरल सी चीज़ें याद करने की कोशिश कीजिए या ऐसे सोचने की कोशिश कीजिए कि एक कलाकार है उसके अंदर क्या क्या गुण हो सकते हैं, या उस कला में क्या क्या गुण हो सकते हैं। देखिए पहला कि कलाकार को अभ्यास की आवश्यकता होती है, किसकी, अभ्यास की आवश्यकता होती है। यहाँ अभी हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लोक प्रशासन कला है उसको हम इससे बाद में जोड़ेंगे, या लोक प्रशासन विज्ञान है उसको हम बाद में जोड़ेंगे। पहले हम कला क्या होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, विज्ञान क्या होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कला में क्या होता है, पहला मैंने बताया आपको अभ्यास की आवश्यकता होती है। दूसरा, कला में विशिष्ट प्रतिभा की आवश्यकता होती है, हर कोई कलाकार नहीं होता, ठीक है। तीसरा, कला क्षेत्र के अनुसार बदलती है, कहते हैं ना लोक कलाएं, कला का क्षेत्र पे प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र विशेष का कला के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद एक ये फेमस है या कहिए एक सिद्धांत है कि कलाकार जन्मजात होते हैं, ये भी एक सिद्धांत है, कलाकार जन्मजात होते हैं। ठीक, आप कला सीख नहीं सकते, आप कला को लेके पैदा होते हैं, ये कहा जाता है। उसके बाद कला किस में निर्भर करती है, मूल्यों पर निर्भर करती है। ये चीज़ें जनरल से हमने एक अपनी थिंकिंग से लिखी।
अब बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान में क्या क्या होता है, आप खुद से ट्राई कीजिए, कुछ चीजें आपको याद आएंगी कि पहला क्या, विज्ञान में सिद्धांत होते हैं। दूसरा, विज्ञान क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी हर जगह एक जैसी है, या एक जैसी मतलब कि हर जगह एक जैसे सिद्धांत का पालन करती है। ऐसे हो सकता है कि बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ जीरो ग्रेविटी होती है, लेकिन जहाँ जहाँ ग्रेविटी होती है वहाँ वहाँ वो एक जैसे सिद्धांत का पालन करती है। तो कला क्या होती है, विज्ञान क्या होती है, सार्वभौमिक होती है। उसके बाद क्या विज्ञान पे मूल्यों का कोई फर्क पड़ता है, जैसे मान लीजिए कला के ऊपर मूल्यों का फर्क पड़ता है, प्रशासन के ऊपर मूल्यों का फर्क पड़ता है, लेकिन क्या विज्ञान के ऊपर मूल्यों का फर्क पड़ता है? नहीं। तो ऐसे समझिए कि अगर कोई साइंटिस्ट है, वो कोई चीज बना रहा है, तो उसके खुद की जो नेचर है उसका उस प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई प्रशासक है, वो जो कार्य कर रहा है उसका फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। तो विज्ञान जो होती है वो मूल्य मुक्त होती है। इसके बाद बात करें कि विज्ञान में एक गुण होता है क्या, कि ये अपने सिद्धांतों का उपयोग करके क्या कर सकती है, भविष्यवाणी कर सकती है। जैसे कि मौसम विज्ञान, और चलिए पहले इन चार पैरामीटर्स पे बात करते हैं। तो ये हमारे मेनली डिफरेंशिएटर होते हैं किस किस के, कला और विज्ञान के। अब कुछ थिंकर कहेंगे कि लोक प्रशासन कला है, कुछ कहेंगे कि लोक प्रशासन क्या है, विज्ञान है। तो जो लोक प्रशासन को कला मानेंगे वो इन इन आधारों पे लोक प्रशासन की व्याख्या करेंगे। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आए कि लोक प्रशासन एक कला है, समझाइए, तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ, कि लोक प्रशासन एक कला है, क्योंकि जिस प्रकार कला में अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो प्रशासक होता है उसको भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रशासक अभ्यास करके एक अच्छा प्रशासक बन सकता है। दूसरा, जिस प्रकार कलाकार प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, जो प्रशासक होते हैं वो भी विशिष्ट प्रतिभा वाले लोग होते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्षेत्र, लोक प्रशासन जिस प्रकार कला क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है, लोक प्रशासन भी क्षेत्र के अनुसार बदलता है। जैसे भारत का प्रशासन अलग है, अमेरिका का प्रशासन है, किसी अन्य देश का प्रशासन अलग हो सकता है। एक जिस प्रकार कहा जाता है कि कलाकार पैदा होते हैं, इस प्रकार ये भी कहा जाता है कि नेता पैदा होते हैं, जन्मजात होते हैं, या प्रशासक जन्मजात होते हैं। ये जो गुण होते हैं व्यक्ति में जन्मजात होते हैं। आगे हम जब मैनेजमेंट पढ़ेंगे या एक बिहेवियर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उनमें हम देखेंगे कि कुछ गुण होते हैं जो जन्मजात माने जाते हैं। या जैसे नेता जो होता है, नेता बनने का एक गुण माना जाता है कि एक तो थ्योरी है कि नेता डेवलप होते हैं, एक थ्योरी है कि नेता जन्मजात होते हैं। उसी प्रकार से कुछ लोग मानते हैं कि प्रशासक पैदा होते हैं। तो ये इसके इसी प्रकार कि प्रशासन पर मूल्यों का प्रभाव पड़ता है और कला पर भी मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से हम किसको कनेक्ट करेंगे, कला को प्रशासन से। अब कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे कि नहीं, लोक प्रशासन क्या है, विज्ञान है। जैसे कि जिस प्रकार विज्ञान में कुछ सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी कुछ सिद्धांत है। अपना जो मैंने कल आपको सिलेबस बताया था, उसमें जो सेकंड टॉपिक था लोक प्रशासन के सिद्धांत, वो इसी से संबंधित है कि कुछ थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से लोक प्रशासन के अलग अलग सिद्धांत दिए। तो लोक प्रशासन के पास भी अपने कुछ सिद्धांत हैं। क्या लोक प्रशासन सार्वभौमिक है? हाँ, प्रशासन सार्वभौमिक होता है। हर जगह प्रशासन पाया जाता है, अलग अलग स्तरों पे प्रशासन पाया जाता है। तो ये प्रशासन की हम जब विशेषता लिखेंगे उसमें भी लिख सकते हैं। क्या प्रशासन मूल्य मुक्त होता है? तो इसका उपयोग हम किस में करेंगे कि जब हम लोक प्रशासन को विज्ञान से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नहीं, लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। तो उसमें हम किसका उपयोग करेंगे, प्रशासन के मूल्य मुक्त होने का, विज्ञान के मूल्य मुक्त होने का। जबकि प्रशासन का मूल्यों पे प्रभाव पड़ता है। एक आगे थिंकर आएंगे रॉबर्ट डहेल, जिन्होंने लोक प्रशासन के विज्ञान बनने में 3 चुनौतियां बताई थी। उनमें से एक क्या थी, मूल्य मुक्त होना। ये एक चुनौती थी, है ना, ये आप याद रखेंगे। क्या प्रशासन लोक प्रशासन में भविष्यवाणी की जा सकती है विज्ञान की तरह? बिल्कुल की जा सकती है। एक अच्छा प्रशासक अच्छे कार्य करेगा तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। ये इस तरीके से कुछ जनरल सी भविष्यवाणियां आप एक प्रशासक को या उसके प्रशासन को देख के कर सकते हैं। तो ये हुई किसके बारे में, विज्ञान के बारे में। अब देखिए इनके वापस से उसी तरीके से जैसे हमने एकीकृत और प्रबंधकीय
संकुचित और व्यापक के थिंकर से याद किए, हम इनके थिंकर से याद करने की ट्राई करते हैं। कला को जो लोक प्रशासन के लोग सपोर्ट करते हैं, तो कहते हैं कि लोक प्रशासन कला है, उनके बारे में आपको एक भारतीय नाम याद रखना है, MP शर्मा जी का। टीड का नाम याद रख सकते हैं आप, क्लेडन का नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद विज्ञान, एक नाम वही याद कीजिए, लूथर गुलेक की परिभाषा लोक प्रशासन की, लोक प्रशासन एक प्रशासनिक विज्ञान है, तो कौन? लूथर गुलेक। इसके अलावा विलो भी याद कर सकते हैं आप, हेनरी फेयोल याद कर सकते हैं। तो ये हुई क्या? लोक प्रशासन की प्रकृति। अब कल हम, आज इसको यहीं रखेंगे, यहीं तक। कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में। जैसे एक संकुचित क्षेत्र, एक व्यापक क्षेत्र, एक पोस्ट कॉर थ्योरी पढ़ेंगे हम। उसके बाद विषय वस्तु से संबंधित दृष्टिकोण पढ़ेंगे। तो कल हम वो कवर करेंगे। फिर कल ही हम कवर करेंगे क्या? लोक प्रशासन का महत्व। कल हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। कौन से? लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? आज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया क्या कि लोक प्रशासन की पहले परिभाषाएं, उन परिभाषाओं से हमने कुछ शब्द निकाले। कौन कौन से? कुछ एकीकृत प्रकृति वाले थिंकर निकाले हमने, कुछ संकुचित प्रकृति वाले थिंकर निकाले, कुछ व्यापक प्रकृति वाले थिंकर निकाले, कुछ ऐसे थिंकरों के बारे में हमने जाना जो लोक प्रशासन को कला मानते हैं। कला क्यों मानते हैं उसके बारे में हमने बात की। कुछ ऐसे थिंकरों के बारे में हमने जाना जो लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं। विज्ञान क्यों मानते हैं मैंने उसके बारे में आपको बताया। कुछ ऐसे थिंकर भी हैं जो लोक प्रशासन को कला और विज्ञान दोनों मानते हैं, और कुछ ऐसे थिंकर है जो कहते हैं कि लोक प्रशासन ना कला है ना विज्ञान है। ऐसे भी कुछ थिंकर है, तो उनके बारे में कल मैं आपको उनके जो कोट्स है वो लिख के आपको बताऊंगा। वो कोट्स आपको याद करने हैं। ये चीज़ें कहाँ यूज आती हैं? जैसे कोई जनरल सा क्वेश्चन आ गया कि लोक प्रशासन का महत्व समझाइए, तो वहाँ आप MP शर्मा को कोट कर सकते हैं, वहाँ आप ऑडवे टीड को कोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब किसी थिंकर के नाम के साथ आप कोई लाइन लिखते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। आप किसी सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हैं, उसी आंसर में अगर आप उस सब्जेक्ट के किसी थिंकर का नाम लिखते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट रहता है उस चीज़ पे। तो आज आपको क्या लिखना है? आज आपको एक क्वेश्चन लिखना है, लोक प्रशासन की आपको विशेषताएं लिखनी है, और उसको आपको भेजना है कहाँ? मेरे टेलीग्राम चैनल EG2Learn पर। तो देखिए ये टॉपिक हो सकता है कि थोड़ा जल्दी खत्म हो सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप केवल चीज़ें रटो नहीं, कि आप परिभाषाएं, मैं चाहता तो आपको सीधी आके परिभाषाएं पढ़ा के चला जाता, लेकिन मेरा पहला उद्देश्य है कि आप चीज़ों को समझें। दूसरा है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको चीज़ें याद करवा पाऊँ। जैसे मैंने साइमन का आपको बताया कि साइमन का, हर्बर्ट साइमन, सामूहिक प्रयास सॉरी, सामूहिक प्रयास, समान लक्ष्य। इसी तरीके से विज्ञान, विज्ञान वाले समर्थक विलोबी, तो कला के समर्थक MP शर्मा। तो चीज़ें बार बार मैं इसीलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं आपका 2-4 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपको बाद में समझ में आएंगी जब आप याद करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि मेंस का एक वास्ट सिलेबस है, 25 से 26 सब्जेक्ट्स हैं। आप कम से कम 200-300 अलग अलग तरह की थ्योरीज पढ़ेंगे, 50-100 थिंकर्स के नाम पढ़ेंगे। जब तक आप उनको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें याद होने वाली नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे जिन चीज़ों में प्रॉब्लम होती थी मैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।